हेलो एवरीवन। तो कल हम बात कर रहे थे बैंक की अलग अलग सर्विसेज के बारे में। तो मैंने कल आपको बताया था बैंक में ड्राफ्ट कैसे बनता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है। तो उसी सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कैश क्रेडिट। अब बैंक की सर्विसेज में अगला आपको क्या मिलता है, कैश क्रेडिट। भाई कैश क्रेडिट क्या होता है? ये लोन होता है जो बोरोर को दिया जाता है अगेंस्ट हिज करंट एसेट। जो करंट एसेट्स होते हैं बोरोर के, लाइक शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, आप अगर ये बैंक के पास रखते हैं तो बैंक इसके अगेंस्ट आपको जो लोन देता है हम उसे क्या बोल देते हैं, कैश क्रेडिट। अब क्रेडिट लिमिट बैंक ने आपको सैंक्शन कर दी और जो आपको अमाउंट सैंक्शन हुआ वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। अब आप बोरोर जो है जब चाहे पैसे को विड्रॉ कर सकता है। और सर अब डेफिनेटली इस फैसिलिटी से आप अपने डे टू डे वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, इंटरेस्ट उतने ही पैसे में लगेगा जितना पैसा विड्रॉ करोगे। ध्यान से समझेंगे फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैश क्रेडिट में क्या है, सबसे पहले ये आपको मिलता है करंट एसेट्स के अगेंस्ट। करंट एसेट जैसे मेरे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट बैंक मेरे को लोन देगा। ठीक है। अब आपका जो लोन सैंक्शन होगा वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। आपको पता है बैंक आपको कैश में थोड़ा पैसा देता है। बैंक क्या करता है, आपका एक लोन अकाउंट खोलेगा। क्या खोलेगा? एक लोन अकाउंट खोलेगा। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए सैंक्शन हुआ तो 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में चला गया। अब आप उसको जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डे टू डे आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं उनके लिए आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। पर माइंड वन थिंग, बैंक ने सैंक्शन कितना किया है? 10 लाख। अगर तुमने 2 लाख निकलवाए तो आपको इंटरेस्ट किस पे देना है? सिर्फ 2 लाख पे। और मान लीजिए आपने उसको 1 मंथ के लिए यूज किया तो फिर आपको 1 मंथ के लिए ही इंटरेस्ट देना है। मेरी बात समझ आ गई? आपको उतने ही अमाउंट पे टैक्स इंटरेस्ट देना है जितना पैसा विड्रॉ करोगे। सैंक्शन 10 लाख हो गया, आपके अकाउंट में 10 लाख डल गया, लेकिन आपने निकलवाए कितने हैं? 2 लाख रुपए। आपने एक महीने के लिए उसको यूज किया लाइक दैट, तो बैंक आपसे वो 2 लाख रुपए पे ही इंटरेस्ट देगा जो आपने वहां से विड्रॉ किए हैं। अब आगे चलते हैं सर। अगला टॉपिक आता है ई बैंकिंग। सर ये बड़ा मजेदार है। ई बैंकिंग क्या है? बैंकिंग थ्रू इंटरनेट। गेटिंग? अब ऑनलाइन आपको पता जमाना आ गया और बैंक ने दुनिया भर की आपको फैसिलिटीज दे दी हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। बैंक में जाना आपको बहुत कम हो गया है हमारा। अब आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं ना तो बैंक में जाने की इतनी जरूरत पड़ ही नहीं रही है। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आपकी घर बैठे बैठे ही हो जाती है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके इन सारी सर्विसेज को। बैंकिंग कार्ड है, यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेयर, यूपीआई बोलते हैं, यूपीआई के थ्रू करते हैं। आज आपको समझाएंगे क्या होता है यूपीआई, माइक्रो एटीएम, मोबाइल वैलेट, भीम ऐप एंड ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एंड एटीएम क्या होता है बेसिकली, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, पीओएस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। तो ये सारी सर्विसेज हैं, इन्हें हम क्या बोल देते हैं? ई बैंकिंग। मतलब इनके थ्रू बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग कार्ड्स। बैंकिंग कार्ड में सबसे पहले आते हैं क्रेडिट कार्ड। अब याद रखिएगा ये प्लास्टिक कार्ड होता है जो बैंक अपने कस्टमर को इश्यू करता है। आपके नाम पे ये इश्यू होगा। कई बार उस कार्ड के ऊपर आपकी फोटो या सिग्नेचर भी होता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन आपका अकाउंट नंबर वगैरह वो चीजें मेंशन होती हैं। और ये कार्ड आपको प्रोवाइड करता है क्रेडिट टू बाय सम गुड एंड सर्विसेज। और इसकी जो लिमिट होती है दैट इज फिक्स्ड बाय द बैंक। भाई मेरे को क्रेडिट कार्ड मिल गया, मान लो उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। इसका मतलब उस क्रेडिट कार्ड से मैं 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकता हूं। और जितना मैं पैसे की शॉपिंग करूंगा मेरे को बैंक को उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गेटिंग? अब इसके अगेंस्ट आता है डेबिट कार्ड। अब बेसिकली होता पता क्या, हम लोग टेक्निकली सब एटीएम कार्ड बोल रहे थे, एटीएम है जी। बेसिकली एटीएम कंसेप्ट ही नहीं है। कंसेप्ट क्या है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड क्या होता है? सर ये भी प्लास्टिक कार्ड होता है, बैंक अपने कस्टमर को इश्यू करता है। और अब सर इससे आप वही पेमेंट कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है। बोले डेबिट कार्ड क्या है कि आप इसके बेस पे वही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, वही पेमेंट कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है। मान लो मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए पड़े हैं तो मैं 3 लाख रुपए यूज कर सकता हूं यूजिंग डेबिट कार्ड। और मान लो वो क्रेडिट कार्ड है,
और उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए की। इट मींस 3 लाख रुपए में अपना और 2 लाख रुपए और क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज कर सकता हूं, देन दैट इज द लिमिट। इज इट क्लियर? देखो, जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसमें बैंक ने आपको नाम से क्रेडिट कार्ड, बैंक ने आपको क्या दिया है? वो क्रेडिट दिया है। 2 लाख रुपए की आपको लिमिट सेंक्शन कर दी, आप गए, आपने जाके स्वाइप किया, शॉपिंग की, आ गए। 2 लाख रुपए तक आप शॉपिंग कर सकते हो, जो बैंक ने आपको लिमिट दी हुई है। अगर 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख तक शॉपिंग कर सकते हो। जितने की शॉपिंग करोगे, मतलब जितना पैसा बैंक से आप एक तरह से लोन लोगे, उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डेबिट कार्ड में वही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। समझ आ रही मेरी बात? आर यू गेटिंग? मान लो मेरा बैंक में 3 लाख पड़ा है, तो डेबिट कार्ड से मैं सिर्फ 3 लाख ही विड्रॉ कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। मतलब और डेबिट कार्ड को यूज करते हैं, पीओएस सर्विसेज वगैरह होती है। पीओएस सर्विस पता है, रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, जब कहते हैं भैया वो जरा लेके आना, स्कैन करना, तो आप मशीन से लेके आता है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम स्वाइप करते हैं और अपनी पेमेंट कर देते हैं, दैट इज पीओएस सर्विसेज। तो अब डेबिट कार्ड क्लियर हो गया। तीसरा आता है प्रीपेड कार्ड। अब प्रीपेड कार्ड क्या होता है? टाइप ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इन विच मनी इज लोडेड इन एडवांस टू मेक परचेसेस। अब इसमें पता है प्रीपेड कार्ड क्या होते हैं? आजकल बच्चों को देने शुरू कर दिए पेरेंट्स ने, बड़े अच्छे कार्ड हैं। इनमें क्या होता है कि मान लो मैंने अपनी बिटिया को प्रीपेड कार्ड दे दिया, उससे 5,000 रुपए डलवा के दे दिए। क्या किया? 5,000 रुपए प्रीपेड कार्ड में डलवा के दे दिए। अब उस कार्ड के थ्रू मेरी बच्ची 5,000 रुपए की शॉपिंग कर सकती है। मतलब वो कार्ड के थ्रू वैसे ही स्वाइप होगा, वैसे ही उसे एक पासवर्ड मिलेगा, शी फिल एंड पेमेंट। समझ आ रही है? मतलब प्रीपेड कार्ड में क्या है कि आपने बैंक के पास गए, कहा भैया मेरे को 5,000 5-10,000 मेरे को प्रीपेड कार्ड दे दो, 10,000 रुपए उसमें डाल दो। आपने एक बार बना लिया प्रीपेड कार्ड, अगली बार 10,000 खत्म हो गए, आप 10,000 उसमें और डलवा सकते हो। जैसे हम रिचार्ज करवाते हैं लाइक दैट, तो ये प्रीपेड कार्ड लाइक ऑफ दैट हो गया। मतलब ये आपके अकाउंट से लिंक नहीं है, ये किससे लिंक्ड है? जितने पैसे आपने उसमें डलवाए हैं। बच्चों को इसलिए दिया जाता है कि बच्चे को 5,000 रुपए का कार्ड दे दिए, तो 5,000 की शॉपिंग तू कर ले बेटा, ताकि उसका कोई मिसयूज ना हो सके। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको बोलते हैं प्रीपेड कार्ड। सो दे आर नॉट लिंक टू द बैंक अकाउंट। प्लीज याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। ये बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों किससे लिंक्ड है? हमारे अकाउंट से लिंक्ड होते हैं। हाउएवर डेबिट कार्ड एंड एज वेल एज क्रेडिट कार्ड बोथ आर लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट। क्लियर? मतलब प्रीपेड कार्ड, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, इसका आपके अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। आपने कार्ड लिया, उस जैसे कई बार गेम्स खेलने जाते होते हैं, कभी गेमिंग जोन में जाते हैं बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं? वो गेम कार्ड बनवाओ। हम उस गेम कार्ड में क्या करते हैं? 500 रुपए का टॉक टाइम डलवा लेते हैं। टॉक टाइम नहीं, क्या गेम टाइम कह सकते हैं। और फिर 500 रुपए गेम में खेलते हैं, वो खत्म हो जाता है, फिर हम 500 डलवा लेते हैं, लाइक दैट। तो ये वही चीज है। गेटिंग अंडरस्टैंड? कभी आप कैसे गेमिंग जोन में गए हो तो आपको पता है कार्ड बनते हैं ना, तो वो यही चीज है। अब उसका बैंक अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने कार्ड आपको बना के दे दिया, उसके थ्रू आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। इससे क्लियर? चलेगा वो सब जगह, स्वाइप भी ऐसी होगा, लाइक जैसे वे स्वाइप करते हैं पीओएस सर्विसेज जाके, बिल्कुल वैसी पासवर्ड मिलेगा आपको, बस वो आपके अकाउंट से लिंक्ड नहीं है। फिर आता है मेरे बच्चे, नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, यूएसएसडी। So it is another type of digital payment method in which *999# can be used to carry out wire transaction without downloading any application. हम ना आजकल इसको यूज करना बंद कर चुके हैं। पहले ये यूज होता था, जब आपकी हमारी एप्स नहीं आई थी ना, हम लोगों को ये बताया था *999# करो, फिर अपना अकाउंट नंबर डालो, फिर उसकी डिटेल आ जाएगी, फिर वो कहते थे 1 करोगे आपको अगर डिटेल चाहिए अपनी ट्रांजैक्शंस की, 2 करो अगर कहीं पेमेंट करनी है। मतलब ये एक आपको कोड मिलता था। अंडर दिस टाइप पेमेंट कैन बी मेड विदाउट मोबाइल डाटा फैसिलिटी। इवन आप बिना मोबाइल के भी ये काम कर पा रहे थे, मतलब आपको ऑनलाइन मोबाइल डाटा की जरूरत नहीं थी। मतलब किससे लिंक्ड होता था? आपके मोबाइल नंबर से। मतलब मोबाइल नंबर के थ्रू आप *999# पे करते थे, बैंक अकाउंट नंबर डालते थे, फिर वो बैंक का आपको मैसेज आता था। गेटिंग? जैसे कई बार आजकल भी हम ना बैलेंस चेक करने के लिए करते हैं ना, *991#, उससे आपको ना बैलेंस पता लग जाता है, आपका एक्सपायरी पता लग जाता है। उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, मोबाइल डाटा की जरूरत नहीं होती है। ये वो चीज होती है। इसका इस मेन एम इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ इंक्लूजन अमंग द अंडरसर्व्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड टू इंटीग्रेट देम इनटू मेन स्ट्रीम बैंकिंग। इसका मेन मकसद था कि जो लोग हमारे थोड़े से सोसाइटी के लोग थोड़े पिछड़े हुए हैं, उनको थोड़ा बैंकिंग सिस्टम में लेके
आएगा चाहे, मतलब आप मोबाइल से ही अपना बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो इस फैसिलिटी के थ्रू। अब तो आजकल क्या करते हैं, कुछ को यूज ही नहीं कर रहा, आजकल तो एप्स आ गई हैं, पीएनबी की अपनी ऐप आ गई, एसबीआई की अपनी ऐप आ गई, आप उसी ऐप के थ्रू चेक कर रहे हो। पर अर्लियर जब वो एप्स नहीं थी, आप इन कोड को डाल के मोबाइल पे ही आपको मैसेज आ जाता। इज इट क्लियर? तो ये हमारी सर्विसेज यूज करते थे सर। सर्विसेज कैन बी यूज्ड टू इनिशिएट फंड ट्रांसफर, गेट ए लुक एट बैंक स्टेटमेंट एंड मेक बैलेंस क्वेरीज। आप कोई फंड ट्रांसफर कर सकते थे इसके थ्रू, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते थे, अपना बैलेंस चेक कर सकते थे, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी थी। अब लेकिन आजकल इसका यूज बहुत कम हो गया। अब अगला आ गया सर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। शायद आप लोग कभी गए हो तो आपने देखा हो, आजकल एक नया सिस्टम शुरू हो गया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा सर, इट कैन बी यूज फॉर ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। कोई भी आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन करनी है, लाइक बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, पेमेंट ट्रांजेक्शन, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, सर सब चीजें हो सकती हैं। पहले क्या होता था, आज हमें अगर पैसे विड्रॉ करने हैं, सम टाइम व्हाट वी नीड, बैंक अकाउंट की पासबुक चाहिए, हमें एटीएम कार्ड चाहिए। सर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि आज को था ना, आपके सारे अकाउंट किससे अटैच हो गए हैं, आपके आधार कार्ड के साथ। अगर आप वहां पे जाके अपना आधार नंबर बताएं, तो आधार नंबर से आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, कौन कौन सा अकाउंट इससे लिंक्ड है, फिर कितनी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, क्योंकि आपके आधार नंबर के साथ आपका मोबाइल फोन भी कनेक्टेड है। समझ आ रही है? तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, आप all transactions are carried out through a banking correspondent based on आधार वेरिफिकेशन। यानी हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं तो सिर्फ आधार वेरिफिकेशन के बेस पे आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। मतलब आपने क्या किया, देयर इज नो नीड टू फिजिकली विजिट ए ब्रांच, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड डेबिट और क्रेडिट कार्ड और इवन मेक ए सिग्नेचर ऑन डॉक्यूमेंट। सर आपको पैसे निकलवाने हैं ना, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं है, कोई सिग्नेचर करने की भी जरूरत नहीं है। दिस सर्विसेज कैन बी अवेल्ड ओनली व्हेन आधार नंबर रजिस्टर्ड विद द बैंक वेयर अकाउंट इज। बस आपका आधार नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप आधार नंबर डालोगे, वो आपका बैंक अकाउंट शो कर देगा, फिर आप उसको सिलेक्ट करोगे, फिर वो क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू, पेमेंट ट्रांसफर करनी है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है, फिर आपके पास ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, जो नंबर आपका किससे लिंक्ड है, आधार कार्ड के साथ। एंड यू विल, आपको पता ना आजकल ओटीपी आता है, फिल करेंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड विद दैट। यानी कोई सिग्नेचर नहीं, कोई बैंक की पासबुक नहीं, कोई एटीएम नहीं, कोई डेबिट कार्ड नहीं, आप सिर्फ आधार कार्ड अपना नंबर बता के इसके थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। अब आता सर ये बड़ा हम कॉमन सुनते हैं, यूपीआई, है ना, गूगल पे करना है तो यूपीआई बताओ, पेटीएम करना है तो यूपीआई बताओ, है क्या होता है यूपीआई भाई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। Under this system, any customer holding any bank account can send and receive money through UPI based app. आजकल क्या आ गई है, यूपीआई बेस्ड ऐप आ गई है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। अगर आप कभी उनको खोल के देखो तो आपको उसमें क्या मिलेंगी, यूपीआई आईडी मिलेगी। हर बंदे की अपनी एक यूपीआई आईडी होती है, तो उस यूपीआई आईडी के थ्रू आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। आता ना कभी आप पेटीएम से पेमेंट करते हो, गूगल पे से करते हो, वो पूछते हैं आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन दें, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, सर्विस अलाउ यूजर टू लिंक मोर देन वन अकाउंट ऑन ए यूपीआई ऐप ऑन देयर स्मार्टफोन। अब जैसे मेरा गूगल फोन है, गूगल पे मैंने अपने 5 नंबर्स को क्या कर रखा है, लिंक्ड कर रखा है, 5 अकाउंट्स को, गेटिंग। तो मेरे को जिस अकाउंट से पेमेंट करनी होती है मैं उसके थ्रू कर सकता हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? ऐप आपकी एक ही है, पेटीएम भी मेरा 4-5 बैंक के साथ अकाउंट के साथ अटैच है, क्योंकि एक्चुअली नंबर तो आपका वही चल रहा होता है ना, फोन नंबर वही होता है। उसी फोन नंबर के साथ गूगल पे आपने डाउनलोड किया, और गूगल पे ने उस अकाउंट के उस नंबर के साथ जितने अकाउंट्स हैं वो सारों को अपने आप ही उठा लेना है, ऑटोमेटिकली उठा लेना है। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि अब सारा सिस्टम कैसा हो गया, ऑनलाइन हो गया, सारा डाटा पूरा सर्वर पे आ चुका है। तो यानी अब इसमें आप एक बैंक अकाउंट की से ज्यादा भी लिंक कर सकते हैं, और फिर आप 24/7 बेसिस ऑल 365 डेज आप कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एंड सो मेनी एप्स आज की डेट में आ चुकी हैं, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया सर, और
सो मैनी एग्जाम्पल, और इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं है, अभी तक नहीं है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली दे मे चार्ज। जब हम लोग हैबिचुअल हो जाएंगे ना, देन दे विल आस्क। देख लेना 100% होगा, कोई भी चीज फ्री नहीं होती। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि यूट्यूब भी सब्सक्राइब की भी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। यूट्यूब भी आने वाले टाइम में फ्री नहीं होने वाला। आपको यूट्यूब भी यूज करना है तो यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन, लाइक प्राइम वीडियो लेते हैं ना, उसकी सब्सक्रिप्शन प्राइम वीडियो की ले रहे हैं, नेटफ्लिक्स की ले रहे हैं, यूट्यूब पे भी तो इतना कुछ है, वो फ्री में क्यों दिखाया आपको? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आने वाले टाइम में यू आल्सो हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट, और ये भी मेरे को लगता है इसकी पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। अब आता है सर माइक्रो एटीएम। इट इज एटीएम तो सुना हुआ, ये माइक्रो एटीएम क्या है सर? इट इज द मिनी वर्जन ऑफ एटीएम। माइक्रो एटीएम्स आर लाइक मॉडिफाइड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, जैसे हमारे पीओएस होते हैं ना, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, which can connect to banking network via GPRS to perform banking transaction. This machine contains card swipe facility and fingerprint scanner. These machines are carried out by bank representative at a remote mobile location. अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ जगह ना रिमोट एरियाज हैं जहां पर एटीएम हमारे नहीं है, ठीक है, तो वहां के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट, ये माइक्रो एटीएम है, इसको लेके वहां चले जाते हैं। अब इस पे कार्ड स्वाइप भी फैसिलिटी है, इस पे थंब प्रिंट भी लगता है, उसकी फैसिलिटी भी है। तो वो पर्सन ने मान लो पैसे भी ड्रॉ करने हैं, अच्छा बैंक वाला बंदा अपने साथ पैसे लेके जाएगा, तो वो यहाँ पे अपना डालेगा, जो भी पैसे वो डिमांड करेगा वो उसको कैश में दे देगा। समझ आ रही है मेरी बात? यानी ये आपको बेनिफिट क्या है कि आपको घर बैठे बैठे बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट ने उस रिमोट एरिया में एटीएम को पहुंचा दिया। अंडरस्टैंड? जैसे वो हमारी पीओएस सर्विस होती है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो स्कैन करवाने आ जाता है, ये उसी तरह का ही है, लेकिन उसका पर्पस तो पैसे लेना होता है। अब इसका पर्पस क्या है? पैसे लेना भी है और देना भी है। मेरी बात समझ आ गई? यानी बिल्कुल एटीएम की तरह काम करेगा। दीज मशीन्स आर हैंडी एंड नॉट कैपेबल ऑफ कीपिंग एनी कैश। द कैश इज कैरीड आउट बाय द बैंक रिप्रेजेंटेटिव हु इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग कैश एंड डिपॉजिटिंग। मतलब आपके पास गए, आपने अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं, आप पैसे जमा करा दो, विड्रॉ कराने हैं, विड्रॉ करा दो। इज इट क्लियर? दैट इज माय डियर माइक्रो एटीएम। जीपीआर बेटे ये बेसिकली हम उसके लिए होता है ना, मैं देख के बताता हूँ। अब जीपीआरएस बेसिकली इसके थ्रू हम लोकेशन वगैरह सर्च कर लेते हैं बेटा, अभी आपको बताता हूँ इसको। देन मोबाइल वॉलेट्स, अब ये आपने सुना होगा। मोबाइल वॉलेट्स क्या होते हैं? पेटीएम की ऐप है आपके पास, उसमें कुछ पैसे यहाँ पे कहाँ पड़े होते हैं? वॉलेट में, और कुछ पैसे यहाँ पे कहाँ से जाते हैं? अकाउंट से। गेटिंग? अब मोबाइल वॉलेट आजकल क्या हो गया सर, ये वर्चुअल वॉलेट है, इसमें जो आपका पैसा पड़ा हुआ है सिर्फ उस ऐप के अंदर पड़ा हुआ है। अब कई बार कुछ लोग क्या चाहते हैं कि हमारा को ना हमें बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, वो क्या करते हैं कि अपने बैंक से पैसा उठाया और अपने वॉलेट में डाल दिया। अब वॉलेट कौन सा है? वो ऑनलाइन आपको वर्चुअल आपको एक वॉलेट मिल गया है जिसमें आपका पैसा पड़ा हुआ है, जो आपने ऐप डाउनलोड की है उसका, मतलब पेटीएम मैंने ऐप की तो पेटीएम के वॉलेट में, ठीक है, मैंने पैसे डाल दिए, अब मैं उसके पैसे से ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। द डिजिटल और मोबाइल वॉलेट स्टोर्स बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन इन एन एनकोडेड फॉर्मेट टू अलाउ सिक्योर पेमेंट। अब आपकी पेमेंट थोड़ी सिक्योर हो गई। एक क्या होता है, सीधा बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को रिस्क होता है, लोग क्या करते हैं, अपने पैसे कहां डाल लिए? वॉलेट में डाल दिए, और वॉलेट के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अब इसमें वन कैन आल्सो ऐड मनी टू मोबाइल वॉलेट एंड यूज द सेम टू मेक पेमेंट एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। आप वॉलेट में पैसे डालिए और उसके बाद उसके थ्रू जो मर्जी सामान खरीद सकते हैं। और हमारे पास पेटीएम, मोबाइल विक, फ्री चार्जेस, बहुत सारी ऐसी ऐप आ चुकी है सर, और इनके थ्रू आप मनी रिसीव भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। दैट इज द मोबाइल वॉलेट। क्लियर है सर? अब आता है भीम। भीम ऐप सुना ना हमने, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है सर? भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। सर अगेन ये हमारी एक स्पेशल ऐप है, ये गवर्नमेंट की ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है। ये भी आपको अलाउ करती है कि आपने यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट्स करनी है। ये भी हमारी यूपीआई के साथ कोलैबोरेशन का काम करती है। एंड ट्रांजैक्शन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग ए वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या होता है? वही आपकी यूपीआई आईडी। अब आपको मैंने अगर पेमेंट करनी है ऑनलाइन तो आपकी एक आईडी बनती है, उसे क्या बोल देते हैं?
वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वो यूपीआई आईडी ही होती है। समझ आ रही है मेरी बात? जब मैंने आपको पेमेंट करनी होती है तो कहते अपनी यूपीआई आईडी भेजो, तो यूपीआई आईडी क्या होती है? आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, किस एड्रेस पे वो पेमेंट जाएगी। मैं ना अभी देन वन कैन लिंक हिज बैंक अकाउंट विद द बीम। अच्छा, अपने अकाउंट को तो आपको लिंक करना ही पड़ता है। जितनी भी आपकी ऐप है, चाहे वो पेटीएम है, चाहे वो गूगल पे है, आप कोई भी ऐप यूज करोगे, आपको उसको किससे लिंक करना पड़ेगा? अपने बैंक अकाउंट के साथ। एंड बीम ऐप कैन बी यूज्ड बाय एनीवन हु हैज द मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड एंड ए वैलिड बैंक अकाउंट। क्या चाहिए इसके यूज करने के लिए? मोबाइल फोन चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए और एक वैलिड बैंक अकाउंट चाहिए। मनी आप इसके थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब भीम ऐप को भी जो गूगल पे की तरह ही यूज किया जाता है, उसी तरह से ही है ये। अब आता है सर ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब ईएफटी क्या होता है? फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। जो बड़े बड़े होते हैं ना बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उन्होंने मान लो अपने वर्कर्स की सैलरी डालनी है, वो क्या करते हैं? अपने अकाउंट से डायरेक्ट अपने वर्कर की सैलरी उनके अकाउंट में डाल देते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? आपने क्या किया, ये मेरा अपना अकाउंट है, अपने अकाउंट से मेरे 15 वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैंने डायरेक्ट उनके अकाउंट में सैलरी डाल दी। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स। बड़ी बड़ी कंपनी इसी को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आपने कोई बैंक नहीं गए, अपने बैंक से ये फैसिलिटी ले ली, अपने अकाउंट के साथ आपने डाल दिया, मैं इन को पेमेंट करनी है, दैट वी कॉल ईएफटी। By this method, bank transfer wages and salaries from company account to the company employees account. यूजली इसको वेजी सैलरी के लिए यूज किया जाता है। मल्टीपल तभी चाहिए होता है हमें, ये कि हर महीने हमने करना है यूज। तो देखो ना, बड़ी कंपनी है, उसके हजारों एम्प्लॉइज है, तो हर महीने उसे 1000 बंदों को पेमेंट करनी है। तो बैंक में उसने क्या किया? अपने अकाउंट को 1000 के अकाउंट को ऐड करवा दिया। सिर्फ आपने भरना है क्या? उसमें फिगर भरनी है, किसको कितनी सैलरी डालनी है, और वो अपने आप ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में चली जानी है। और सर इससे टाइम एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉयर का, दोनों का बचता है। ना उन्हें कैश हैंडल करने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत है। अब आता है सर एटीएम। क्या फुल फॉर्म है इसकी सर? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एनी टाइम मनी मत बोल देना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सबको पता है इसके बारे में। आज बहुत बड़ी अच्छी फैसिलिटी है बैंक की। इसके थ्रू आप कभी भी पैसे डिपॉजिट भी करा सकते हो, पेमेंट भी ले सकते हो 24/7। एनी टाइम एटीएम मशीन में जाएंगे, आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं और जमा भी करा सकते हैं। आपको अपना प्लास्टिक कार्ड उसमें इंसर्ट करना है, इट में बी डेबिट कार्ड, इट में बी क्रेडिट कार्ड। बाकी क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते थे, क्रेडिट कार्ड इज ओनली फॉर द शॉपिंग पर्पस, सॉरी, यू विल ओनली यूज द डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड सिर्फ यूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं। क्रेडिट कार्ड ओनली फॉर द शॉपिंग। एंड देन इस मशीन के बाद अपना स्पेसिफिक आपका जो भी पता है, सबने यूज किया एटीएम कार्ड, आई थिंक सबको ही पता होगा। बैंक में गए, आपसे पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद जो आपने ट्रांजैक्शन करनी है यू कैन डू। तो आई थिंक इसके बारे में तो शायद आपको अच्छे से पता है, क्लियर है। अब आता है पॉइंट ऑफ सेल, ये भी बड़ा कॉमन है सर। हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, बैठे होते हैं, कहते हैं यहीं पे अपना ले और स्वाइप करेंगे, तो वो ये मशीन उठा के ले आता है। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। अब ये मशीन जो हमारा ऑनर है उस रेस्टोरेंट का, या जो भी आप जहां पे गए हैं पेमेंट कर रहे हैं, उसके अकाउंट से लिंक्ड है। तो जो आप इसमें स्वाइप करेंगे, जो आपने पैसा डालेंगे, आपके अकाउंट से डायरेक्टली उसमें वो चला जाएगा। गेटिंग? आप रेस्टोरेंट में गए, आपने स्वाइप किया, आपके अकाउंट से पैसे निकले, कहां गए? उस ऑनर के अकाउंट में, जो इस मशीन के साथ ऑलरेडी लिंक्ड है। क्लियर सर? तो ये बहुत अच्छा ये भी सिस्टम है, इसके थ्रू में कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती है, बैंक के साथ कनेक्टेड है और आप इजीली कस्टमर इसके थ्रू पेमेंट कर सकता है। हाँ, इसमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों यूज हो सकते हैं। सिर्फ एक्चुअली जो कैश आपने विड्रॉ करना है ना एटीएम, वहां यूज नहीं होगा। बाकी सब जगह जहां पे स्वाइप की फैसिलिटी है, क्रेडिट एज वेल एज डेबिट, मतलब बेसिकली अगेन यू आर यूजिंग इट फॉर द शॉपिंग, यू कैन। अब आता है मोबाइल बैंकिंग। सर ये सबको अच्छे से पता है, मोबाइल बैंकिंग के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा सबको। आज मोबाइल फोन्स का टाइम है, आजकल हर बैंक ने अपनी अपनी एप्स बना दी हैं। आप उन एप्स को डाउनलोड करते हो और उनके थ्रू आप अपना बैलेंस, फंड ट्रांसफर, हर चीज आप अच्छे से चेक कर सकते हो। और मोबाइल बैंकिंग ने आज हमारा टाइम बहुत ज्यादा बचाती है। बैंक में मेरे को लगता है, मेरे को गए कई जमाने हो गए होंगे, दौड़ ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने कोई ट्रांजेक्शन बैंक में जाने की जरूरत पड़ती है अगर कैश पैसे जमा कराने, अदरवाइज नो नीड।
कोई बैलेंस चेक करना है, कोई मनी ट्रांसफर करनी है, इजिली यू कैन डू थ्रू द मोबाइल बैंकिंग। इवन आज की डेट में हम अपने फोन के जो बिल है, जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल है, ठीक है, सारे किसके थ्रू भर रहे हैं? मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। मेरे को तो पहले टाइम था पुराना, मेरे को याद है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती जब बिजली का बिल जमा कराना होता था। कौन जा रहा है? आपने टिकट बुक करानी है रेलवे की, अगेन मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करा रहे हैं। आपने हवाई जहाज की टिकट करानी है, इसके थ्रू हो रहा है। आपने होटल बुक कराना है, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप कर रहे हैं। एवरी आज कितनी सारी सर्विसेज हमें मिल गई है ड्यू टू दिस मोबाइल बैंकिंग। तो डेफिनेटली सर इसमें टाइम भी बचा है एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट। अब आता है सर इंटरनेट बैंकिंग। अब मोबाइल बैंकिंग में और इंटरनेट बैंकिंग में फर्क है, याद रखिएगा। मोबाइल बैंकिंग में तो आपको मोबाइल ऐप चाहिए, मोबाइल फोन के थ्रू यूज होगा। इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग भी हम कहते हैं, वेब बैंकिंग भी कहते हैं सर। इसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए या आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको कोई ऐप की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ऐप की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट बैंकिंग में क्या करेंगे, उस बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे। क्या करेंगे? उस बैंक की वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे जाके लॉगिन करेंगे। बैंक ने आपको बेशक आईडी दी होती है और एक पासवर्ड दिया होता है। आपको बैंक में जाके पहले क्या करना पड़ेगा, अपने इंटरनेट बैंकिंग इनेबल करानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इनेबल करानी पड़ेगी। जब इनेबल हो जाएगी तो बैंक आपको एक पासवर्ड देगा, लॉगिंग आईडी एज वेल एज पासवर्ड। आप बैंक की साइट पे गए, आपने जाके लॉगिन किया, आईडी डाली, पासवर्ड डाला, तो वो सारी चीजें जो आप ऐप के थ्रू कर रहे थे वो सेम आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो दैट इज माय डियर इंटरनेट बैंकिंग। यानी अगेन इसके थ्रू बिल्स की पेमेंट, फंड ट्रांसफर, अकाउंट स्टेटमेंट, ये सब सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं थ्रू दिस इंटरनेट बैंकिंग। बैंक आल्सो डिलीवर देयर लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। और बैंक आपको लेटेस्ट सर्विस आई है, कुछ भी है, वो आपको बताएगा इंटरनेट के थ्रू कि आप ये भी अवेल कर सकते हो। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? मोबाइल बैंकिंग में क्या चाहिए? ऐप। इसमें क्या करोगे आप? सीधा वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट में जाके एक लॉगिन करोगे, आईडी आपको बैंक की देगा, पासवर्ड आपको बैंक की देगा। तो दैट इज माय डियर इंटरनेट बैंकिंग। अब आपको क्या चाहिए सर? इंटरनेट बैंकिंग के लिए a person needs an active bank account with balance in for transaction, debit or credit card number, customer ID, bank account number, login password, transaction password and a PC with access to web। क्या क्या चाहिए सर? क्लियर हो गया? हमें क्रेडिट कार्ड नंबर उसमें भरना होता है, हमें क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए होता है, अपना अकाउंट नंबर चाहिए होता है, कस्टमर की आईडी वही जो बैंक ने आपको दी है, बैंक अकाउंट नंबर, लॉगिंग पासवर्ड, एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी होता है। देखो एक होता है लॉगिंग पासवर्ड, आप अकाउंट खोल लिया, आपकी सारी डिटेल आ गई। अगर अब आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब कोई पैसा ट्रांसफर करना है, उसके लिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग होता है। समझ आ रही है? एक लॉगिंग पासवर्ड होता है, वेबसाइट में एंटर कर गए, आपका अकाउंट खुल गया, बैलेंस आ गया, सब कुछ आ गया। अब अगर तुम कोई ट्रांजैक्शन करोगे, लाइक फंड ट्रांसफर करोगे, आपको दोबारा से ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा, वो भी होना चाहिए। और पीसी होना चाहिए विद एक्सेस टू वेब, इंटरनेट कनेक्शन हो जहां पे। और डेफिनेटली आज की डेट में साइबर कैफे भी आ गए हैं, इंटरनेट बैंकिंग आज बहुत पॉपुलर हो गई है। इवन आजकल तो लोगों ने घरों में वाईफाई वगैरह लगा लिए हैं, नॉट ए बिग डील, एनी टाइम वी कैन यूज दैट। और आज मतलब हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू दैट हम घर बैठे बैठे अपने सारे काम कर पा रहे हैं। स्टेट पहले पता क्या होता था, पासबुक की एंट्री कराने जाते थे बैंक में, पासबुक की एंट्री करानी है, देखिए कितना बैलेंस है हमारा, क्या क्या अब ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। आप बैंक में डालो, सारी आपकी ट्रांजेक्शन की लिस्ट आ जाती है, और प्रिंट आउट लेना है पीडीएफ से प्रिंट आउट ले लो। घर सबके आते प्रिंटर भी सबके पड़े हुए हैं, इट इज वेरी इजी नाउ। दैट इज माय डियर इंटरनेट बैंकिंग। अब सर द कॉमन इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज कौन कौन सी है सर? ट्रांजैक्शन एक्टिविटी लाइक फंड ट्रांसफर, बिल पे, लोन एप्लीकेशन एंड ट्रांजैक्शन। एंड नॉन ट्रांजैक्शन एक्टिविटी लाइक रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, स्टॉप पेमेंट, ऑनलाइन स्टेटमेंट, अपडेटिंग कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ये सारे काम आप कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। ट्रांजैक्शन एक्टिविटी में क्या, फंड ट्रांसफर करना है, कोई बिल की पेमेंट करनी है, कोई लोन की एप्लीकेशन देनी है, इजिली। इसके अलावा आपने कोई चेकबुक की रिक्वेस्ट करनी है, ये भी आप ऑनलाइन डाल सकते हो, बैंक में जाने की जरूरत, ऑनलाइन चेकबुक चाहिए भाई, रिक्वेस्ट डाल दी। स्टॉप पेमेंट, मान लो आपने कोई चेक काटा था, आप उस बंदे को पेमेंट नहीं देना चाहते, स्टॉप पेमेंट, वो चेक को कैंसिल कर दो, पेमेंट नहीं करनी। ऑनलाइन स्टेटमेंट मिल जाएगी। अपडेटिंग कंटेक्ट, वाला फोन नंबर चेंज हो गया, तो आप बैंक में अपना फोन नंबर चेंज करवाना चाहते हो, ऑनलाइन यू कैन डू दैट।
समझ आ रही है? तो ये सब चीजें हमारे को मिल गई, अब हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं सर बेनिफिट क्या है ई बैंकिंग का कस्टमर को। अभी तो हमने ई बैंकिंग की बहुत सारी सर्विस देखी, दुनिया भर की सर्विस देखी है, आज मेरे को लगता है हम यूज टू भी हो चुके हैं, बड़ा कॉमन है हमारे लिए, ऐसा नहीं कि हम पहली बार चीजों को सुन रहे हैं। अब बेनिफिट क्या है सर? नंबर 1 कंटिन्यू सर्विसेज सर। अब बैंक टाइमिंग 9 to 5 की वेट करने की जरूरत नहीं है, रात को बैठे हुए 9 बजे 10 बजे जब मर्जी ट्रांसफर करो, जब मर्जी बैलेंस चेक करो, आपके लिए इजी हो गया। यू आर गेटिंग सर्विसेज 24 आवर्स 7 डे इन ए वीक, एनीवेयर बैंकिंग। सर पहले बैंक में जाना पड़ता था ना, अब कहीं भी नहीं, दिल्ली बैठे ट्रांजेक्शन कर ले, अमृतसर बैठे ट्रांसफर कर ले, यमुनानगर बैठे ट्रांसफर कर ले, कहीं से भी आप अपनी बैंकिंग कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 10 कन्वीनियंस, कितना कन्वीनियंट हो गया सर। अदरवाइज मैंने जैसे आपको बता रहा, बैंक में जाना, लंबी लंबी लाइन में खड़े होना, पैसे विड्रॉ कराने, इट वाज ए टफ टाइम। और आज आप कितना कन्वीनियंट हो गया, घर बैठे हैं एसी के नीचे आराम से सोफे में बैठे हुए ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डेफिनेटली सर, इट इन्वॉल्व्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एज ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन गेट्स रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा पहले क्या होता था, पासबुक में एंट्री करानी पड़ती थी। अच्छा उससे ही पीछे चले जाओ, हाथ से एंट्री होती थी, जब ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं था ना सारा कुछ, कंप्यूटर तो बाद में आए। पहले बैंक वाले क्या करते थे, आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पासबुक में हाथ से लिखते थे, फिर अपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के देने लग गए। अब तो ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, अब जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली वो आपके अकाउंट के अंदर आती जा रही है। मैं मान लो अपने भी ऐप निकालूं और मैं अपना पिछले पूरे 2 सालों की स्टेटमेंट निकालना चाहूं, निकल जाएगी, उसमें सारी स्टेटमेंट भरी हुई है। तो फाइनेंशियली मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ गया, हर मेरी चीज प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली, मेरे को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितनी बढ़ गई है, कस्टमर आज बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन रखता है सर। अब आपका सिर्फ अनलिमिटेड एक्सेस है बैंक को, जब मर्जी आप करो, नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द बैंक ऑफिस। ये नहीं कि बैंक ऑफिस में जाके आप असेस करोगे, कहीं बैठे बैठे आप बैंक को असेस कर पा रहे हो, और दुनिया भर की इतनी बढ़िया बढ़िया सर्विसेज आपको मिल गई हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि फ्रॉड हो गया, कोई चेक कैंसिल करना है, बैंक में जाना पड़ेगा चेक कैंसिल करने के लिए, यहीं से अपनी रिक्वेस्ट डालो, चेक कैंसिल। समझ आ रही है मेरी बात? आपका एटीएम कार्ड चोरी हो गया, वैलेट गुम गया, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, अकाउंट नंबर पता है ना, लॉगिन किया फटाफट और डाल दिया, एटीएम स्टोलन, रिक्वेस्ट फॉर दैट, जाने की जरूरत नहीं है। कितनी सेटिस्फेक्शन बढ़ गई। सिक्योरिटी भी डेफिनेटली है सर, अब आपको कैश करने की कैरी करने की जरूरत नहीं ट्रैवलिंग की, आजकल लोगों ने कैश कैरी करना ही बंद कर दिया, सिक्योरिटी पर्पज से आपका रिस्क खत्म हो गया, आप सिर्फ एक कार्ड लौटाते हो और कहीं भी जाके पेमेंट्स कर देते हो, तो ये भी आपको बेनिफिट मिल रहे। एंड अब बैंक को क्या बेनिफिट है, अब बैंक को क्या बेनिफिट है, ये बेनिफिट किसको मिला, कस्टमर को। अब ई बैंकिंग का बैंक्स को क्या बेनिफिट मिला? सबसे पहले सर इट प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गई, ऑब्वियसली आप जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा उतनी उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। इट प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड नॉट लिमिटेड टू एनी वन ब्रांच। अच्छा बैंक को भी क्या होता है, जगह जगह ब्रांचेस खोलनी पड़ती थी, अब बैंक को उसकी जरूरत नहीं है, कोई भी कहीं बैठे बैठे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इट आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ बैंक बाय एस्टैब्लिशिंग द सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। अब बैंक का बर्डन भी कम हो गया, पहले हर चीज हाथ से रिकॉर्ड बनाना पड़ता था, अब सारा रिकॉर्ड अपने आप सेंट्रलाइज ऑनलाइन तैयार हो रहा है, आपका बर्डन कम हो गया। पहले हर चीज हैंड रिटन थी, हर ब्रांच को अपना डाटा खुद तैयार करना पड़ता था, अब वो डाटा क्या जा रहा है, सेंट्रलाइज। पीएनबी की ऐप आ गई, जितनी पीएनबी की ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में, उसमें सारा वो डाटा जा रहा है, अलग से कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इट मेक्स ट्रांजेक्शन सेफर एंड मोर एक्यूरेट। अब ट्रांजेक्शन सेफर भी है, एक्यूरेट भी है। अब जब खुद आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अकाउंट नंबर खुद डाल रहे हो, पैसे खुद डाल रहे हो, कोई गलत ट्रांजेक्शन के चांसेस भी नहीं है। पहले गलती होती थी बैंक से, मान लो अकाउंट नंबर गलत फिल कर दिया, पैसे किसी और के अकाउंट में चले गए, अब ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि आप खुद ट्रांजेक्शन कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है कंपैरेटिवली एक्यूरेट भी ज्यादा है और सेफर भी है। तो ये था मेरे बच्चे बैंकिंग सर्विसेज। क्लियर एवरीबॉडी? तो कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द इंश्योरेंस। थैंक यू।